मैं हूं मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके खतरनाक मंसूबों की कड़ी वैसे वैसे खुलती जा रही है। एटीएस की जांच में अब जो नया खुलासा सामने आया है वो सनसनीखेज और चौंकाने वाला है। छांगुर सिर्फ हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण ही नहीं करता था, बल्कि वो बलरामपुर में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने में लगा हुआ था। भारत नेपाल सीमा से सटे दर्जनों गांव के युवाओं को अपनी जिहादी फौज में शामिल कर रहा था। छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी था। आईएसआई के इशारे पर वो गांव के युवकों को कट्टरपंथी और जिहादी बना रहा था। जरूरतमंद युवाओं को पैसे का लालच दे रहा था, इस्लामिक मूवमेंट के नेटवर्क में शामिल कर रहा था। छांगुर ने 10 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया था। वो नेपाल में भी अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा था, इसलिए नेपाल में भी फंडिंग की जा रही थी। छांगुर धर्मांतरण की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था। रिपोर्ट देखिए। छांगुर का देश विरोधी षड्यंत्र, युवाओं को जिहाद का मंत्र, इस्लामिक मूवमेंट पर वर्क, नेपाल बॉर्डर पर नेटवर्क, ग्रामीण युवाओं का चुनाव, टारगेट पर 46 गांव, इस्लामिक स्टेट की मंशा, आईएसआई से कनेक्शन, आतंक का हाफिज छांगुर, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। उम्र का ऐसा पड़ाव जहां जलालुद्दीन को इबादत करनी चाहिए थी, वहां वो तो जलालत भरे काम कर रहा था। गरीब और बेबस हिंदुओं को धन का लालच देकर, डर दिखाकर, बहला फुसलाकर या जबरन धर्मांतरण करा रहा था। अब तक छांगुर के कारनामे की मोटा मोटी यही खबर सामने आ रही थी, लेकिन एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। छांगुर ऐसी साजिशें रच रहा था, ऐसे कांड कर रहा था जो देश विरोधी थे। वो तो आतंक की चलती फिरती फैक्ट्री खोलने में लगा था। धर्मांतरण के साथ ही उसका इरादा इस्लामिक मूवमेंट को फैलाने का था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था छांगुर। नेपाल बॉर्डर पर इस्लामिक मूवमेंट की साजिश, धर्मांतरण के अड्डे खोलने की भी साजिश रच रहा था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर नेपाल के आसपास के इलाके में इस्लामिक मूवमेंट बढ़ाकर वहां पैड बनाना चाहता था। मंसूबे साफ थे, नेपाल के जरिए उसे आईएसआई से करीबियां बढ़ानी थी। लिहाजा नेपाल के आसपास के बॉर्डर के इलाके पे यानी इंडो नेपाल बॉर्डर के 46 गांव को उसने टारगेट किया। वहां अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वो वहां जाने लगा और धीरे धीरे इलाके के गरीब, मजलूम और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की पैसे से मदद करने लगा। मंसूबा साफ था, धीरे धीरे वो उन्हें इस्लाम धर्म कबूलवाकर वहां की डेमोग्राफी बदलना चाहता था और फिर इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास अपना एक अलग साम्राज्य यानी धर्मांतरण की एक अलग गैंग तैयार करने के मंसूबे बना रहा था। अपनी खतरनाक सोच को अंजाम देने के लिए छांगुर नेपाल से सटे इलाकों में पैठ बनाना शुरू कर चुका था। छांगुर का मकसद नेपाल से सटे इलाकों के ग्रामीण युवकों को जिहादी सोच और कट्टरता की तरफ झुकाने का था। इसके लिए वो ग्रामीण इलाकों में जलसों में तकरीरें करता, पर्चे बांटकर युवाओं की जिहादी सोच की टोह लगाने की कोशिश करता। इस्लामिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए छांगुर युवाओं को जिहादी बनाना चाहता था। नेपाल से सटे गाँव के युवा थे निशाने पर, युवाओं को कट्टरपंथी और जिहादी बना रहा था। 46 गाँव की पहचान कर चुका था छांगुर। इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक पूरी टीम बना ली। ग्रामीण युवाओं को दे रहा था पैसों का लालच। 10 करोड़ रुपए खर्च करने की थी योजना। अंदाज के लिए मशहूर था और शायद यही वजह थी कि उसकी नजर इंटरनेशनल फंडिंग में जुड़े हुए लोगों तक गई और फिर उनसे करीबियां बनाने के बाद और एक बार इस इंटरनेशनल फंडिंग की शुरू होने के बाद उसने एक के बाद एक कई मंसूबे बताए, जिसके बाद ये फंडिंग कई गुना बढ़ा दी गई। उसने बताया कि भारत नेपाल सीमा पे कुछ गांव हैं जहां कुछ युवा हैं जो नाराज हैं और उनकी नाराजगी का फायदा उठाया जा सकता है। उसने वहां जल से और कई कार्यक्रमों के जरिए इन युवाओं के मंसूबे और मन की बात जानने की कोशिश की। इनका रुख देखने के बाद इन्हें न सिर्फ लव जिहाद के लिए तैयार किया बल्कि मोटी रकम देने का भी वादा किया।
ये भी कहा कि अगर ये गैर धर्म में शादी करवाते हैं या करते हैं तो इन्हें मोटी रकम दी जाएगी। उसके बाद अगर ये किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर उसका धर्म परिवर्तित कराते हैं तो ये रकम दुगनी भी की जा सकती है। लिहाजा छांगुर ना सिर्फ लव जिहाद की एक फौज तैयार कर रहा था, बल्कि खासतौर पर इसने इंडो नेपाल के आसपास के 46 अलग अलग गांव के युवाओं को इसके लिए चुन भी लिया था। छांगुर की खौफनाक सोच थी नेपाल से सटे इलाकों के साथ नेपाल में भी आतंकी फौज खड़ी करने की। इसके लिए उसके पास विदेशों से लगातार फंडिंग आने भी लगी थी। वो सीधे आईएसआई के संपर्क में था, आईएसआई की कठपुतली की तरह काम कर रहा था। धर्मांतरण और देशद्रोह के संगीन आरोप लगे तो छांगुर खुद को बेगुनाह बताने लगा। बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, 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 बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। जलालुद्दीन खुद को जितना भी बचाने की कोशिश करे, लेकिन उसके गुनाहों के पन्ने एक एक कर पलट रहे हैं। छांगुर के आतंकी कनेक्शन का एक एक कर खुलासा हो रहा है। इंडिया न्यूज के पास छांगुर के आतंकी कनेक्शन के सबूत की कॉपी मौजूद है। इस कॉपी में छांगुर के एक एक आतंकी प्लान के सबूत मिले हैं, जिसके मुताबिक छांगुर आतंकी कैंप चलाता था, आतंक की ट्रेनिंग के लिए बड़ी बिल्डिंग ली, पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए, सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नामों का इस्तेमाल, दस्तावेजों में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मकसद के भी सबूत मिले हैं। एटीएस ने जब छांगुर के आतंकी कनेक्शन की परतें खोलनी शुरू की तो पता चला कि छांगुर नेपाल में आईएसआई के संपर्क में आया। इसके लिए छांगुर नेपाल में पाक दूतावास में नेपाल के पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में शामिल हुआ था। नेपाल में अपने खास लोगों के जरिए फंडिंग भी करवा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर भारत नेपाल सीमा पर बलरामपुर जिले को इस्लामिक स्टेट बनाने में लगा था। इसके लिए वो हिंदू महिलाओं और लोगों को धर्मांतरण कर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए छांगुर ने पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। इसमें जो लोग जुड़े थे उनकी जानकारी छांगुर के अलावा नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन को ही थी। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर धीरे धीरे नेपाल में अपनी पैड बना रहा था। मंसूबे साफ थे, नेपाल के जरिए वो वहां पर बैठे आईएसआई के आकाओं से करीबियां बढ़ाना चाहता था। इतना ही नहीं, छांगुर एक बार नेपाल एम्बेसी के एक कार्यक्रम में, यानी नेपाल में पाकिस्तान के दूतावास के एक पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। कई जलसे और कई कार्यक्रमों के बहाने वो नेपाल जाने लगा। मंसूबे साफ थे, वो वहां जाकर आईएसआई से न सिर्फ हाथ मिलाना चाहता था, बल्कि एक बैकअप प्लान तैयार कर रहा था और साथ ही साथ अपनी बनाई हुई कारिंदों की इन फौजों को न सिर्फ और ज्यादा ट्रेंड करवाना चाहता था, बल्कि आईएसआई से भी सीधी मदद लेना चाह रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि जलालुद्दीन उतरौला क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा था। तालाब, चारागाह, खलिहान जैसी जमीनों पर उसकी नजर थी। जांच में यह भी सामने आया कि 2015 तक छांगुर अंगूठिया और नग बेचता था, लेकिन 2020 के बाद से उसके आर्थिक हालात बदल गए। वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गया। उसके करीबियों की संपत्तियों में भी तेजी से इजाफा हुआ। जांच एजेंसियां अब छांगुर के लेन देन की जांच में लगी हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि छांगुर के इस्लामिक एजेंडे के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग कहां से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे बलरामपुर, जहां से अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, छांगुर बाबा का जो मायाजाल है, ये कहा जा रहा है कि 2020 के बाद अचानक से स्थितियां बदली। आपकी रिपोर्ट में हमने देखा और उसके बाद छांगुर बाबा पर पैसों की बरसात होने लगी। वो आलीशान अट्टालिका बनाने लगा और अगर देखा जाए तो जिहादियों को तैयार करने लगा। उसका प्लान, उसका मकसद दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी की सरकार है। आलयू, इस एलआईयू, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस, हर ऐसे संगठन पर, इस तरह के संस्थानों पर, प्रतिष्ठानों पर नजर रखता है कि वहां क्या हो रहा है, अचानक ऐसा क्यों घट रहा है। लेकिन क्या इंटेलिजेंस चूक रही कि छांगुर बाबा के इस मायाजाल को किसी को पता नहीं चल पाया, या फिर पता चलते हुए भी कई ऐसे अधिकारी हैं उन्होंने अपनी आंखों को बंद रखा? बिल्कुल मनोज जी, और ये बातें निकलकर सामने भी आई हैं। इन्वेस्टिगेशन का ये भी एक पार्ट है एटीएस की।
2019 के बाद से जो अधिकारी यहाँ तैनात थे, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि एक इंटरनल जांच शुरू हो चुकी है इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से कि जो भी पीड़ित अब सामने आ रहे हैं उन्होंने जब तब शिकायत की तो उस वक्त तत्कालीन मौजूद अधिकारी, पदासीन अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की थी कागजी तौर पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी। इसको लेकर भी एक इंटरनल जांच शुरू हो चुकी है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। और साथ ही साथ मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो छांगुर बाबा ने शुरुआती दौर में बलरामपुर को अपना निशाना कभी नहीं बनाया। उसने आसपास के दूर दराज के इलाकों को चुना, नेपाल बॉर्डर, यहाँ से श्रावस्ती और नेपाल बॉर्डर को चुना। साथ ही साथ उन इलाकों को चुनने की कोशिश की जहाँ पर धर्मांतरण को लेकर पहले से ही उन्हें प्रेरित किया गया हो। मिशनरीज की मदद ली और कई ऐसे दूर दराज के इलाकों को चुना जहाँ पर वो धर्मांतरण कर पाए। वो समझ रहा था कि अगर वो बलरामपुर में ही ये खेल खेलने लगता तो बहुत दिन तक शायद ना बच पाता। और जब बाहर उसने ये पूरी बिसात बिछा ली, जैसे पुणे महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी कुछ केसेस हैं धर्मांतरण से जुड़े हुए, बाकी राज्यों में कुछ लोगों को उसने तैयार किया था जो जाकर वहाँ फंड कर रहे थे, मिशनरीज से डिटेल ले रहे थे, किसी के घर में कोई बीमार हो, कोई बड़ी परेशानी हो, बेटी की शादी ना हो पा रही हो, ऐसी जगह पर जाकर वो पैसे देकर शुरू में मदद करता था, लेकिन उसकी मंशा साफ थी। बाद में उन्हें बरगलाता था कि उन्हें धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए और पैसे की बारिश हो जाएगी। कई बार लोग इस बात के लिए तैयार भी होते थे जिन्होंने अब घर वापसी की है, लेकिन कई अलग अलग एंगल्स पर यह जांच शुरू हुई है जिसमें अधिकारियों की कार्यशैली भी एक जांच का पार्ट है। जी, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे